Myself Avinash Gehlot, BJP MLA from राजस्थान। मैं राजस्थान की पाली जिले की जेतारण विधानसभा से चुनकर आता हूं और मुझे पहली बार चुनाव लड़ने का अवसर मिला, पहली बार मुझे विधायक बनने का अवसर मिला। या मैं 40 साल का मेरा सफ़र हुआ है ज़िंदगी का, पहली बार विधायक बनने का अवसर मिला और मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत लोगों के बारे में सुना है, उनके मुँह से सुना है कि आप पूरे राजस्थान में जहाँ से मैं चुनकर आता हूँ, जिस प्रदेश से, मैं सब जगह नहीं जा सकता, लेकिन मैं विधानसभा के अंदर रहूँगा तो मुझे पूरा राजस्थान नज़र आएगा। इस एनएलसी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरा भारत तो नहीं घूम सकता, लेकिन मैं अगर यहाँ 3 दिन की कार्यशाला में रहूँगा, तो मैं समझता हूँ कि मुझे पूरा भारत इसमें नज़र आएगा, पूरा भारत मुझे घूमने का अवसर मिलेगा, क्योंकि पूरे भारत के प्रदेशों से एमएलएज़, एमएलसीज़, बड़े-बड़े लोग जो आ रहे हैं और इवन इंडिया के बाहर के लोग भी आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जो हमारे लिए यादगार है। मैं सबसे पहले तो एमआईटी के फाउंडर मिस्टर राहुल कराड़ साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम सब लोगों को ये प्लेटफ़ॉर्म दिया है, जहाँ हम सब लोग मिल सकें। अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ऊपर उठकर हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, आगे बढ़ते हुए भारत के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो ये ड्रीम था, उन्होंने इसको साकार कर हम सब लोगों को इस एमआईटी के जो जियो कन्वेंशन सेंटर में आज ये एनएलसी का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। हालाँकि मेरा इतना ज़्यादा परिचय नहीं है उनसे, लेकिन मैं जब कल हम उनसे मिले थे, मुझे डायनामिक पर्सनैलिटी लगे। मैं समझता हूँ उनका जो ड्रीम है, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगा और ऐसे नौजवानों को आगे चलकर हिंदुस्तान की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। या मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, उस प्रदेश में 28.5% का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, पूरे भारत का। मैं समझता हूँ कि इंडिया में फर्स्ट और सेकंड नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में राजस्थान आता है। मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारी की जो समस्या है, वो प्रमुख रूप से है और कुछ रोड्स की समस्या है, पानी की समस्या सबसे बड़ी जिसको आप कह सकते हैं। पानी की समस्या बहुत है, हम लोग फ्लोराइड का पानी पीते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी स्कीम चल रही है, उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए था, वो अभी तक भी गाँव में नहीं हो पाया। वैसे तो मैंने 2010 में म्युनिसिपल चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था, बीजेपी पार्टी से। फिर मैं हार गया था, सेकंड रहा था, रनर रहा था। उसके बाद लगातार मैंने पार्टी में काम किया, पार्टी में निष्ठा से काम किया और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं एमएलए बन जाऊँगा। लेकिन ये पार्टी का और मेरे क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद, भरोसा मेरे ऊपर रहा। उसके कारण मुझे 2018 में एमएलए बनने का अवसर मिला। मैं समझता हूँ कि मैं बचपन से स्कूल में हम लोग पढ़े, वहाँ स्वामी विवेकानंद जी को हमने पढ़ा, उनके बारे में सुना और उन जैसे महान व्यक्तित्व के बारे में। और वैसे तो देश में हज़ारों ऐसे महापुरुष हुए जिनके बारे में हम सब लोगों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मैं अगर साइंस की बात करूँ, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को हम आदर्श मानते हैं। अगर हम लोग फ्रीडम फाइटर के रूप में अगर हम लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को हम लोग भूल नहीं सकते। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी को हम नहीं भूल सकते। महिलाओं के बारे में सोचे तो रानी लक्ष्मीबाई को नहीं भूल सकते, कल्पना चावला को नहीं भूल सकते, माता सावित्री फुले को नहीं भूल सकते और इस देश को चलाने में जिन्होंने संविधान बनाए, बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग नहीं भूल सकते। और मैं समझता हूँ कि राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने इस भारत को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं समझता हूँ मेरे जीवन में 2 लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में उनके सपनों को साकार करने के लिए हम लोग भी जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत 21वीं सदी का विश्व में भारत बनेगा, यही उम्मीद हम सब लोग करते हैं। हाँ, मेरा ऐसा है कि मैंने एजुकेशन में एमए किया है, एलएलबी की है और एक्चुअली मेरे जो फादर थे, वो चाह रहे थे कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूँ। मैं शुरुआत में पढ़ाई में स्कूली टाइम में मैं ठीक-ठाक था, इंटेलिजेंट भी था, लेकिन बाद में मेरा इंटरेस्ट इतना कुछ था नहीं।
तो फिर मुझे लगा कि मुझे राजनीति में अगर मैं प्रशासनिक अधिकारी बनता तो मैं कुछ 100 लोगों की, कुछ सैकड़ों लोगों की मदद कर सकता था। लेकिन मुझे लगा कि मैं राजनीति में अगर आऊँगा तो मैं हज़ारों लाखों लोगों की सेवा कर पाऊँगा। इसलिए मैंने राजनीति के इस फील्ड को चुना और मैं समझता हूँ कि प्रतिदिन सैकड़ों लोग हमसे मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूँ कि राजनीति में अच्छे लोगों का, अच्छे विचार के साथ में, पॉजिटिव सोच के साथ में अगर वो आएँगे, तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो हमारा गाँव हो, शहर हो, प्रदेश हो, देश हो, वहाँ हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन है, हमारे साथ आस-पड़ोस में जो दैनिक जीवन में हम सब से जो लोग मिलते हैं, उनके जीवन को भी हम सब लोग ऊपर उठा सकते हैं, उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि 200 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी, उससे पहले जो मुग़ल थे, मुस्लिम जो आक्रांता थे, लगभग 1000 साल की गुलामी में भारत रहा था। और उसके बाद जब 1947 में आज़ादी मिली, बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में देश का संविधान बना और हमारे देश के संविधान की विशेषता ये है कि आज लगभग 75 ईयर्स हो गए आज़ादी को। आज़ादी का अमृत काल चल रहा है और जब 47 में 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के। इस बीच हमारी कई चुनौतियां हैं, लेकिन संविधान, हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना मजबूत बनाया। अगर आप अमेंडमेंट देखेंगे, मैं समझता हूं कि 100 के करीब अमेंडमेंट हुए अभी 75 साल के लगातार इस सफ़र में। मैं समझता हूं कि ये देश का सबसे लचीला कानून है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है और आज तो हम विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी बन गए। तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के पुरखों ने, देश के महापुरुषों ने जो संविधान बनाया था, मैं समझता हूं कि बहुत मजबूत है। इस लोकतंत्र की मजबूती में, चाहे वो राजनेता हो, चाहे सामाजिक जीवन में काम करने वाला व्यक्ति हो या गाँव गरीब ढाणी में बैठा व्यक्ति भी हो, उन सबको संविधान का सम्मान करते हुए इस भारत देश को आगे बढ़ाना चाहिए। 2018, मैं 2018 के इसी इलेक्शन को मैं मानता हूं जब मुझे एमएलए बनने का अवसर मिला, क्योंकि मैं जिस पार्टी में आता हूं वहां मैं कोई बड़े पद पे नहीं था उससे पहले, लेकिन पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया। मैं एक नरेंद्र मोदी ऐप का मीडिया संयोजक था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, जहां उससे पहले मैं मंडल अध्यक्ष था युवा मोर्चे का, छोटे से छोटे पद पर मैं काम कर रहा था, लेकिन पार्टी का आशीर्वाद था, संगठन का आशीर्वाद था, इसलिए मुझे बनने का अवसर मिला। मैं समझता हूँ 2018 का विधानसभा का चुनाव मेरे लिए बहुत यादगार है। देखिए, मोदी से प्रेरणा लेते हैं कि आज 72 ईयर्स से 73 ईयर्स का होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे में से 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं और मैं समझता हूँ इतना बड़ी उम्र होने के बाद भी अगर एक व्यक्ति अपने देश के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, मतलब 140-142 करोड़ की आबादी का देश जिनके लिए परिवार हो, मैं समझता हूँ कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं आता हूँ, वहाँ लगभग वोटर्स 3 लाख के करीब हैं। मैं उनके सुख-दुख में शरीक होने का प्रयास करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे जीतने के बाद मेरा प्रयास रहता है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी व्यक्ति को पद के प्रभाव में कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँ। ये मेरा शेड्यूल रहता है और मैं लगातार उनके बीच में रहकर रात को 10 बजे, 11 बजे तक काम करता हूँ और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता हो चाहे ग्रामवासी हो, मेरे काम से संतुष्ट हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि राजनीति सिर्फ़ और सिर्फ़ आजकल एक लोगों की मानसिकता ये होगी, लोगों की धारणा होगी, ये बहुत गंदी है, जिसमें कोई किसी का सगा नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर अगर आज दिन तक हम बात करें, तो कुछ ऐसे महान राजनेता भी हुए जिन्होंने इस देश में जो राजनीति के नाम की उसकी व्याख्या को, उसकी परिभाषा को बदला है। चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को अगर हम लोग देख लें, आज़ादी के बाद में 500 से ज़्यादा रियासतें थी, उनका एकीकरण करने का काम उन जैसे व्यक्ति ने किया। उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था, उनका ये था कि हमारा जो भारत है वो अखंड बने, भारत देश को हम लोग मजबूत कैसे बना सके वो। और आज राजनीति के अंदर युवाओं को, मतलब ये जो इनका थॉट है कि हम लोग बहुत बड़े पैसे वाले बन जाएंगे, बहुत बड़े व्यक्ति प्रभाव वाले बन जाएंगे, मैं समझता ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति अगर कोई किसी राजनेता के माध्यम से मदद चाहता है, मैं समझता हूँ कि मदद करने का जो हमारा उद्देश्य, लक्ष्य, वो प्राथमिकता में होना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी कैसे हम लोग निश्चित कर सके, वो भाव भी मन के अंदर होना चाहिए। तभी मैंने बताया ना, विवेकानंद जी के सपनों का जो भारत था, 21वीं सदी का विश्व गुरु भारत कब बनेगा? जब हम अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर इस राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें।